उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाएं तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरता उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआजी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए, मास्टर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज़ हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ बोला और फिर चुप हो गया। जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम के क्या माने हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। खास तौर पर मैं उसमें बिनती, प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले ही तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब से मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन में कहा, हैं बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार तो नहीं मानूंगा, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिसरिया ने कहा। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं है? चंदर ने कहा। बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ़ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? बिसरिया ने पूछा। क्यों क्या? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभी संचित न कर सके, तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है? यह तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य, पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता, और मुझे तो बहुत खुशी होती है जानकर कि तुमने ये कविताएं बिनती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। यह मत समझना कि इससे ज़रा भी मुझे बुरा लगा। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं, या हम में इतना नैतिक साहस है ही नहीं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे, तो सारी दुनिया बिनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी
चंदर का मन इतना विशाल है यह उसे कभी मालूम नहीं था। यहाँ तो कुछ छिपाने की ज़रूरत ही नहीं, और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा था तो बिसरिया क्यों छुपाए। कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बिएत्रिस, किड्स की फैनी और सुर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिली है तो बिनती में। इतना इतना डूब गया मैं विनती की कविता में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा इसका नाम ही क्यों ना बिनती रखूं। चंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंद्र बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार सभी लोगों के नहीं होते। अगर घर के लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर जाएंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व मालूम ही नहीं। उस हालत में अगर तुम्हारी बेइज्जती हुई तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, और ना ही बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, यह अच्छा तो नहीं लगता ना। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही रखो इसका नाम। ऐसा करो, बिनती मत रखो इसका नाम। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया को समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे, मगर ज़रा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ भाई। भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई भी नहीं समझता। कोई नहीं समझता हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरियाँ रखो? क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला। हाँ हाँ, गडेरियाँ, मेरा मतलब है गन्ने की गरेड़ियाँ। दरवाजे के पीछे बिनती से रहा न गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंखें फाड़े दोनों को देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा मिस्टर कपूर, आप अपने को समझते क्या हैं। और वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिनती से कहा। तो फिर मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर सकते, चंद्र ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती कुलेले करती हुई गोरैया की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए, उन लोगों का कोई खत तक नहीं आया। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेना शुरू कर दी थी। अब वह इस बंगले में आ गया था। सुबह तक क्लास से पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत भी नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती हैं। एक बात ज़रूर थी,
जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पक्के जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते हुए सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर पर यूकेलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पार्टिकों में अपने जूतों से लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा। यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती हैं। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंद्र ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया था। उसने झल्लाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही। मारे गुस्से के थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा।